जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन दरोगा 2023 में। तो आज हम कवर करने वाले हैं सबसे पहला सेट। मैंने ये बुक मंगाया है। इसी बुक के थ्रू मैं पूरा 2008 से लेकर 2022 के तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसे कवर करने वाला हूँ। तो अब सबसे पहला सेट है जो बिहार पुलिस अवर निरीक्षक SI प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था कब हुआ था? 23/4/2008 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसे हम अभी आज कवर करने वाले हैं। फिर धीरे धीरे हम 2022 तक टोटल कवर कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो मैंने जैसे बोला था कि डिटेल में हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग डिटेल में ही बात करते हैं। तो भारत के जो महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? वो करते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति किन्हें किन्हें नियुक्त करते हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं बोल के ही बताऊंगा कि किन्हें किन्हें नियुक्त करते हैं। देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और जितने भी राज्य होते हैं उनके जितने भी राज्यपाल होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को। किसे सौंपते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति को। तो अब हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का? वो होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। अब बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? या तो वो खुद से त्यागपत्र दे दें या तो उन्हें महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन उन पे जो महाभियोग लगता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 56 एवं 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, 61 के 1 में उल्लेखित है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये देखिए 2008 का ही क्वेश्चन है, तो उस समय का पूछ रहा है, तो उस समय का मुझे जानने से भी कोई फायदा है नहीं। तो आप ये बताइए कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है बताइए? अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। तो ये जो है स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं और ये एक आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने थे? तो ये उसी समय के पूछ रहे हैं, वैसे मैं बता देता हूँ। तो भारत के जो 23वें सेना प्रमुख बने थे वो थे दीपक सूरी। लेकिन वर्तमान में जो सेना प्रमुख हैं वो कितने नंबर के? वो हैं 29 नंबर। कितने नंबर के? 29 नंबर के। और वो कौन है? वो है मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो RC लाहौटी, KN सिंह, KG बालकृष्णन, उपयुक्त सभी, ये सभी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। RC लाहौटी जो हैं वो 2004 से लेकर 2005 के बीच तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। KG बालकृष्णन जो हैं वो 2007 से लेकर 2010 तक रह चुके हैं। और KN सिंह जो हैं वो 1991 में। और अगर पूछा जाए कभी कि सबसे न्यूनतम यानी सबसे छोटा कार्यकाल किस भारत के मुख्य न्यायाधीश का था, तो यही है KN सिंह। KN सिंह जो है इन्हीं का सबसे छोटा था, 1991 में बने थे, सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा चलिए इसके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ है। कौन है? DY चंद्रचूड़। वो कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश? वो है 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। और कब इन्होंने शपथ लिया ये बताइए? तो इन्होंने जो है DY चंद्रचूड़ उन्होंने शपथ लिया 9 नवंबर 2022 को। कब लिया? 9 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्री परिषद जो है वो उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति। ठीक है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। तो अब हम बात करते हैं विधानसभा के बारे में। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल होता है
5 वर्ष का। चलिए इसमें आप ज़्यादा बात नहीं करते, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया? बिहार में जो पुल सड़क निर्माण, ये 2008 की है पूछ रहा है, तो इससे पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसे आंसर से मैं बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा तात्या कंस्ट्रक्शन। क्या हो जाएगा? तात्या कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, बताइए। तो ये हो जाएगा पूर्णिया जिला। कौन सा जिला? पूर्णिया जिला अग्रणी। ये 2008 का ही पूछ रहा है, ठीक। और ऐसे भारत में अभी वर्तमान में भारत में पूछा जाए तो कौन है? तो भारत में स्टेट पूछेगा तो भारत में कौन सा स्टेट है? वो है पश्चिम बंगाल। और एक बात और बता दूं कि जूट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे बोलचाल की भाषा में गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है, सोने का रेशा भी बोला जाता है, ठीक है। और भारत जो है वो विश्व में 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है। विश्व में जो है 35%, कितने परसेंट? 35% जूट का जो सामान होता है उसका निर्माण भारत ही करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया था? तो 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह कहाँ पे किए थे? आरा में। कहाँ पे? आरा में। बाबू कुंवर सिंह आरा के कहाँ के जमींदार थे? वो आरा के जगदीशपुर के जमींदार थे। 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र तथा उनका नायक कौन थे? यही बाबू कुंवर सिंह थे। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें किस जगह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको कि दिल्ली का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे बहादुर शाह जफर। कौन कर रहे थे? दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह जफर। दूसरा है कानपुर, तो कानपुर का नेतृत्व कौन कर रहे थे? नाना साहेब कर रहे थे। कौन? नाना साहेब। तीसरा है लखनऊ, लखनऊ का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बेगम हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल। फतेहपुर का कौन कर रहे थे? अजीमुल्ला। कौन? फतेहपुर का कर रहे थे अजीमुल्ला। और झांसी का रानी लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? कुल 9 प्रमंडल। कितने? 9। तो अब बिहार पे आ गए तो बिहार के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। बिहार में जो जिले हैं कुल 38 जिले। कितने? कुल 38 जिले, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। बिहार में कुल 534 प्रखंड है। कितने? 534 प्रखंड है, ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर। कितना? 94,163 किलोमीटर, ठीक है। बिहार में विधान परिषद की संख्या है 75 और लोकसभा सदस्य की संख्या है 40। विधानसभा सदस्यों की संख्या है 243। राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 16। फिर से क्लियर कर देता हूँ। अब बिहार में विधान परिषद की संख्या है 75, बिहार में लोकसभा सदस्य की संख्या है 40, विधानसभा सदस्य की संख्या है 243 और राज्यसभा सदस्य की संख्या है 16, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 28,78,796। चलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी ये बताइए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार है 10, 40, 99, 452, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो सितारा देवी लोक नृत्य से संबंधित है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, सितारा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सितारा देवी का जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल। कब हुआ था? 1920 में, ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 31, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में, ठीक है। और भारतीय हाईकोर्ट एक्ट 1861 द्वारा भारत में 3 हाईकोर्ट बनाया गया था। कौन कौन? कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। वर्तमान में भारत में कितने हाईकोर्ट हैं? तो वर्तमान में भारत में 25 हाईकोर्ट हैं। कितने? 25 हाईकोर्ट में। भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा होता है? तो भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, ठीक है। और एक और पॉइंट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से 232 तक उच्च न्यायालय में
किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक उच्च न्यायालय से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है उच्च न्यायालय से संबंधित है, यानी हाईकोर्ट से संबंधित है, ये बताइए। ये जो है 214 से लेके 232 तक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, सभी को याद ही होगा मुझे लगता है। इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। कब? 468 ईसा पूर्व में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, ठीक है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है लुम्बिनी, सभी को पता है कि नेपाल में लुम्बिनी है, ठीक है। और महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ये बताइए। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कि लुम्बिनी कहाँ स्थित है? नेपाल में। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध ही थे। और महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ठीक है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? झारखंड देश का कौन सा राज्य है? झारखंड देश का 28वां राज्य है। 28वां राज्य 2008 में था, ये 2008 का सेट है, इसलिए 28वां राज्य बताया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में जो है तो 28वां राज्य ही होगा, 2008 हो या फिर अभी का हो, तो दोनों मुताबिक से 2028वां ही होना चाहिए अभी। लेकिन वर्तमान में 2009 मतलब ये तेलंगाना 2014 में जो है एक तेलंगाना राज्य बनाया गया, जो कि वो 29वां राज्य हो गया। लेकिन वर्तमान में अभी अपने भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? अभी मैंने बताया अभी तुरंत कुछ देर पहले कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। चलिए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। अभी बताया विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। और विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? तो वो 75 है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। तो इसके साथ साथ कुछ और देख लेते हैं। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस 14 नवंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 19 अगस्त को, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37, बिम्बिसार किस वंश का राजा था? बिम्बिसार जो था वो किस वंश का राजा था? वो था हर्यक वंश का राजा, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं ये हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। कब बैठा था? 544 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश भारत का प्रथम ऐतिहासिक वंश था। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक था। बिम्बिसार के दरबार में महान चिकित्सक कौन रहते थे? जीवक। कौन? जीवक, महान चिकित्सक थे। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? तो भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी कहाँ से शुरू किए थे? चंपारण से। कब? 1917 में, जो कि चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गांधी जी ने तो बहुत सारे आंदोलन किए थे, बहुत सारे सत्याग्रह किए थे, तो अभी उसके बारे में बात नहीं करते, आगे बात करें। अच्छा एक पॉइंट और बात कर लेते हैं इसके बारे में कि गांधी जी को बिहार आने के लिए अनुरोध कौन किए थे, ये बताइए। वो अनुरोध किया गया था 1916 में। किनके द्वारा किया गया था बताइए? ये किया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। किनके द्वारा? राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली? हाल ही का बात कर रहे हैं, यानी 2008 का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ खोले थे बताइए? तो ये खोले थे वियतनाम में, उस समय की बात है। अभी जो है कुछ आगे बात कर लेते हैं। अब भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, ये पता ही होगा। तो इसकी स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 1955 को। कब? 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? तो सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है बताइए? तो ये है अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये बताइए सार्क की स्थापना कब की गई थी? तो सार्क की स्थापना की गई थी 8 दिसंबर
1985 को। कब? 8 दिसंबर 1985। अब सार्क, सार्क का फुल फॉर्म क्या है? सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन, और हिंदी में बोला जाए तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। ठीक है, तो ये जो भवन है यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कितने एकड़ ज़मीन पे बनी है? वो जो बना हुआ है 17 एकड़ ज़मीन पे। कितने? 17 एकड़ ज़मीन पे। और ये जो है 39 मंजिल का है। कितना? 39 मंजिल का है, समझ रहे हैं? 39 मंजिल का। और इस संघ की स्थापना कब की गई थी? इस संघ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो अब आगे कुछ और इसी के बारे में बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो जिस समय इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय देशों की संख्या कितनी थी? तो उस समय देशों की संख्या 51 थी। लेकिन वर्तमान में देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इनके सदस्य देशों की संख्या 193 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक और पॉइंट बात कर लेते हैं। जब 193 है, जब 193 है तो 193 इसमें सदस्य देशों की संख्या 193 है, तो सबसे लास्ट वाला देश कौन सा है जो सबसे लास्ट में इसका सदस्य बना? तो वो है दक्षिणी सूडान। ठीक है, दक्षिणी सूडान। चलिए आगे अब बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को किसने किया था? औरंगजेब ने कैद कर लिया था। ठीक है, तो शिवाजी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आप जब शिवाजी पे आ ही गए तो इसे कब कैद कर लिया था? 1666 ईस्वी में शिवाजी को कैद कर लिया था। ठीक है, चौथ एवं सरदेश मुखी नामक जो कर है वो शिवाजी ने ही लगाया था। इन्होंने अपने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया था। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 43 है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी कब बने थे? 1924 में। ठीक है, तो ये कौन सा अधिवेशन था? तो 40वां अधिवेशन था। ये कौन सा? 40वां अधिवेशन था, जो कहाँ आयोजित किया गया था? बेलगांव में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। क्वेश्चन नंबर 44, बंगाल का विभाजन हुआ था कब? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कहाँ किया गया था? शिमला में। कब किया गया था? 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति बुलाता है। कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो बुलाता है वो संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार बुलाता है। ठीक है, 108 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र, ग्राम पंचायत की अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष या उससे ऊपर। अगर लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब मतदान करने के लिए कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? पटियाला में। कहाँ पे? पटियाला में। तो पटियाला में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है? जसपाल राणा जानते ही होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे इनके बारे में। निशानेबाजी से संबंधित है जसपाल राणा। ठीक है, तो अच्छा एक दो और पूछ लेते हैं ऐसे ही। कर्णम मल्लेश्वरी किससे संबंधित है? तो कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित है। अगला है पीवी सिंधु किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है बैडमिंटन से। और दीपिका कुमारी वो तीरंदाजी से। किसे? तीरंदाजी से। ठीक है, क्वेश्चन 49, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो राजा भोज किस वंश से संबंधित है बताइए?
राजा भोज संबंधित थे परमार वंश से। किससे? परमार वंश से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। लेकिन आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? वो शाहजहां। आगरा वाले में शाहजहां और दिल्ली वाले में औरंगजेब। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो 1857 में जो मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग भड़की थी वो किस दिन भड़की थी? वो भड़की थी 10 मई 1900 यानी 10 मई 1857 को। ठीक है, पहली आग यानी प्रथम सिपाही विद्रोह की आग भड़की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? महात्मा गांधी की जो हत्या किया था नाथूराम गोडसे वो 30 जनवरी 1948 को किया था। ठीक है, अब एक और अच्छी सी पॉइंट बोलिए, लेकिन बहुत ज़रूरत का पॉइंट है इसलिए मैं बता देता हूँ। गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। चलिए, ये तो जान ही गए होंगे और पता ही याद ही होगा। ठीक है, महात्मा गांधी की जो हत्या की थी नाथूराम गोडसे कब की थे? 30 जनवरी 1948 को। तो उन्हें जो है फांसी की सजा दी गई थी। ये बात आप लोग को शायद ही पता होगा। सिर्फ नाथूराम गोडसे को ही नहीं, नारायण आप्टे को भी गांधी जी की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और नाथूराम गोडसे जो हत्या किए थे वो अर्ध स्वचालित पिस्तौल बरेटा से गांधी जी की हत्या की थी। अर्ध स्वचालित पिस्तौल बरेटा जिसे बोलते हैं उससे गांधी जी की हत्या की थी। ठीक है, और इनकी हत्या में, गांधी जी की हत्या में कुछ लोगों को आजीवन कारावास भी होता। उनका नाम भी मैं बता देता हूँ। गोपाल गोडसे, मदन लाल पाहवा और विष्णु रामकृष्ण। ठीक है, इन तीनों को जो है आजीवन कारावास हुआ था महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर दी गई? राजतंत्र समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हाल ही का बात कर रहे हैं, यानी 2008 का। ये 2008 का सेट है तो 2008 का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन छोड़ देते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 54 है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, अभी बताया मैंने, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए, अभी बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 55 है। वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कौन, अच्छा देखिए 2010 का पूछ रहा है, इसे भी आप छोड़ देते हैं। आगे बात करते हैं। जब कॉमनवेल्थ की बात आ गई है तो बात कर लेते हैं कि 2022 में जो ये हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ खेल, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था बर्मिंघम में। कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में, जिसमें भारत ने कुल 61 पदक जीते थे। कितने? 61 पदक, जिसमें 22 स्वर्ण है और 16 रजत है और 23 कांस्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है। तो वर्ष 2008 में जो हो रहे ओलंपिक खेल होगा, 2008 का पूछ रहे हैं इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। लेकिन अभी का वर्तमान का बात कर लेते हैं, जब उसे हम छोड़ ही रहे हैं तो। ठीक है, वर्तमान यानी 2024 में जो होने वाला है ओलंपिक खेल वो होगा कहाँ पे? पेरिस में होगा। वो कहाँ? पेरिस यानी फ्रांस में होगा। ठीक है, और वो कितना संस्करण होगा? वो होगा 33वां। अब बात कर लेते हैं 34वां। 34वां जो होगा वो लॉस एंजलिस यूएसए में होगा 2028 में। और 35वां जो होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा 2032 में। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। किससे? दूध से। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई थी बताइएगा? ऑपरेशन फ्लड जो है उसकी शुरुआत की गई थी 1970 ईस्वी में। अच्छा ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। इस योजना के क्रियान्वयन एवं सफलता का श्रेय भी वर्गीज कुरियन को ही जाता है। अच्छा ठीक है, अब एक और पॉइंट बात करते हैं। ऑपरेशन फ्लड विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास क्रम है जो 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने प्रारंभ किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ये जो सहायक नदी है सिंधु की सहायक नदी है। यह नदी भारत में लगभग 1134 किलोमीटर बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी, 1134 किलोमीटर। WWE में यानी WWE में भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो उनका असली नाम है दिलीप सिंह राणा। ठीक, और
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र वादन से है? तो पंडित रविशंकर जो है वो किस वाद्य यंत्र वादन से बताइए? वो है सितार से। किससे? सितार से संबंधित है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? किसे लोकनायक कहा गया है? ठीक है, तो लोकनायक किसे कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को। जब अब उपनाम की बात हो गई है तो कुछ और बात कर लेते हैं। तो लोकमान्य किसे कहा जाए? तो लोकमान्य कहा गया है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, एक और क्वेश्चन कि लोकहितवादी किसे कहा गया है? तो लोकहितवादी कहा गया है गोपाल हरि देशमुख को। चलिए अगला पूछ लेते हैं कि जननायक किसे कहा गया? जननायक कहा गया है कर्पूरी ठाकुर को। ठीक है, तो अजात शत्रु किसे कहा गया? तो अजात शत्रु कहा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक, और महामना किसे कहा गया? मदन मोहन मालवीय को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। अच्छा ये बताइए, जब बुलंद दरवाजा की बात आ गई तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। किसने? अकबर ने। क्यों करवाया था? जब वो गुजरात विजय किया था ना, तो उसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, और एक और पॉइंट है तो उसे भी बता ही देता हूँ। अकबर का जो काल था उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था। अकबर का जो काल था उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? तो ये 2008 का क्वेश्चन पूछ रहा है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच। अच्छा चलिए, इसे 2008 की है तो उसे छोड़ के मैं आगे बात कर लेता हूँ कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेलगाड़ी चलाई जाती है? कौन कौन सी बताइए? तो एक है मैत्री एक्सप्रेस, और दूसरा बताइए? दूसरा है बंधन एक्सप्रेस। कौन सा? बंधन एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। तो मैत्री एक्सप्रेस तो पहला था, लेकिन दूसरा जो है 2017 में हुआ है, वो है बंधन एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं कुछ। मैत्री एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो मैत्री एक्सप्रेस जो है वो चलती है कोलकाता से लेके ढाका तक। ठीक है, कोलकाता से ढाका तक। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन सी रेलगाड़ी चलती है? तो एक है थार एक्सप्रेस। कौन सी? थार एक्सप्रेस, और दूसरा है समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, ये दोनों जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य चलती है। और एक और भारत और बांग्लादेश के बीच में एक और चलती है जो कि इधर ही स्टार्ट किया गया है, 1 जून 2022 को स्टार्ट किया गया है। ये जो है अभी एक और जिसका नाम मैं बताने वाला हूँ, कौन सा है आप ही बताइए? वो है मिताली एक्सप्रेस। तो कौन कौन सी हो गई भारत और बांग्लादेश के मध्य? पहला हो गया मैत्री एक्सप्रेस, दूसरा कौन सा हो गया? बंधन एक्सप्रेस, और तीसरा कौन सा हो गया? मिताली एक्सप्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है बताइए? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद से संसद में महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो चलिए आगे, और मैंने पहले भी बता दिया कि महाभियोग का जो वर्णन है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 61 में किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? तो व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश? आपको पता ही होगा, पुर्तगाल से। किससे? पुर्तगाल से। अच्छा तो ये बताइए, पुर्तगाली जो है वो अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोले थे? वो अपना जो है पहला व्यापारिक कोठी खोले थे कोचीन में। कहाँ पे? कोचीन में। ठीक है, वो कब खोले थे? तो 1503 में खोले थे। ठीक, अच्छा अब भारत की खोज ऐसा माना जाता है कि किनके द्वारा किया गया था? वास्को डी गामा के द्वारा। भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा नहीं किया गया था, जबकि समुद्री मार्ग के द्वारा भारत आने का जो है रास्ता वो वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट की बात है। तो चलिए आगे एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं, वास्को डी गामा कब आया था भारत? तो वो भारत जो है आपको पता होगा 1498 में, लेकिन मैं डेट जानना चाहता हूँ। डेट बताइए, एग्जैक्ट डेट। वो जो है 17 मई, कब? 17 मई 1498 को भारत आया था। वो कहाँ पहुँचा था? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो कालीकट बंदरगाह है ना, वहाँ पे वो पहुँचा था समुद्री मार्ग के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से? वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से? अभी मैंने बताया ऊपर ही, हॉकी से। किससे? हॉकी से। ठीक, तो चलिए हॉकी से कौन कौन सा कप का संबंध है ये बताइए? तो सबसे पहला बेंटन कप, दूसरा आगा खां कप,
रंगा स्वामी कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, ये सभी जो है वो सब हॉकी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, तो ये बताइए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी कितनी है, तो उसके बीच की औसत दूरी है 3,84,365 किलोमीटर। कितना? 3,84,365 किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी है। ठीक, चलिए अब एक और पॉइंट की बात, अपने ये जो चंद्रमा है अपनी जो एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का, अपने पृथ्वी पर से उसका कितना % भाग दिखाई देता है बताइए, तो उसका सिर्फ 59% भाग दिखाई देता है। कितना? सिर्फ 59% भाग पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई देता है। ठीक है, और पृथ्वी जो चंद्रमा है अपनी उपग्रह, ये पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में लगाती है, तो पृथ्वी का एक चक्कर जो है चंद्रमा वो 27 दिन और 8 घंटे में पूरे करते हैं। कितने? 27 दिन 8 घंटे में। तो चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। जातक पवित्र ग्रंथ है किसका, तो जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्ध का। अच्छा ठीक है, जब जातक बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है तो जैन का पवित्र ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो आगम उसका नाम क्या है? आगम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है, तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को किसके साथ? लाल सागर के साथ जोड़ता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 70 नंबर। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिए थे कहाँ पे, तो वो पहला धर्मोपदेश दिए थे सारनाथ में। ठीक है, हाँ तो आगे बात कर लेते हैं बुद्ध के बारे में। बुद्ध का जो बचपन का नाम था क्या था, तो बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, और वो जो अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे भगवान बुद्ध, अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे बताइए, तो अपना अंतिम उपदेश दिए थे कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में। ठीक है, अच्छा ठीक है, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे ये बताइए। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद, और आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल होने का इजाज़त दिया था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। अनुच्छेद 370, देखिए 2008 का क्वेश्चन है इसलिए ये क्वेश्चन पूछा है, ये छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को देखते ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 72 है, रजनामा फारसी में अनुवाद था किसका, तो रजनामा फारसी में अनुवाद था महाभारत का। ठीक है, तो ये इसका फारसी में अनुवाद कौन सा शासक करवाया था बताइए, ये अकबर करवाए थे। कौन? अकबर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। महाभारत का पुराना नाम क्या था, महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत ही है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक है। कितना? 1 लाख से भी अधिक श्लोक है महाभारत में। ठीक है, महाभारत महाकाव्य को 18 पर्व में बांटा गया। कितने? 18 पर्व में बांटा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था कौन था, वो था औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 74, अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया, अंग्रेजों को जो सुनहरा फरमान था वो कब प्रदान किया गया, वो प्रदान किया गया 1632 में। किनके द्वारा? 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया। किसने? गोलकुंडा के सुल्तान ने। इस सुनहरा फरमान के अनुसार 500 पैगोडा सालाना देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी गई। ये जो सुनहरा फरमान दिया गया गोलकुंडा के शासकों द्वारा यानी सुल्तान के द्वारा, तो उसमें बोला गया कि 500 पैगोडा, समझ रहे, 500 पैगोडा अगर सालाना वो गोलकुंडा के सुल्तान को अंग्रेज देते हैं तो उन्हें यहाँ की जो बंदरगाह है उसे स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी। समझ गए ना, यही बात 1632 में ये सुनहरा फरमान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 75, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया, तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर दिया था 1510 में। ठीक है, पुर्तगाली ने गोवा पर लगभग कितने वर्ष तक शासन किया ये बताइए, तो पुर्तगाली ने गोवा पे लगभग 450 वर्ष तक शासन किया। और पुर्तगाली गोवा को कब मुक्त किए, कब छोड़े, तो 1961 ईस्वी में, स्वतंत्रता के भी बहुत दिन बाद, लगभग 24 साल बाद। ठीक है, स्वतंत्रता के भी लगभग 24 साल यानी 14 साल के बाद, स्वतंत्रता के 14 साल बाद जाके वो छोड़ रहे हैं गोवा को,
1961 में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम के कीड़े के प्यूपा से रेशम उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 77, मोबाइल सेल फोन में काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अति आवश्यक है? तो काम करने के लिए अनुकूल सेट, अब मोबाइल ही नहीं रहेगा तो क्या काम करेगा, ये तो आवश्यक है। सेवा प्रदाता नेटवर्क, अब नेटवर्क नहीं रहेगा तो मोबाइल फ़ोन लेके क्या काम करेगा, ठीक है। अब सिम कार्ड नहीं रहेगा तो उस नेटवर्क का भी क्या काम हो, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटर में उपलब्ध नहीं है? तो एंटर जो है वो उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? ठीक है, देख लेते हैं। www पता ही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। http पता ही होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल पता ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी उपयुक्त सभी जो है ये सभी इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, तो अब जब आ ही गए इंटरनेट पर चर्चा हो ही गई तो थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो इंटरनेट का जो है आविष्कार कब हुआ था? शायद आपको नहीं पता होगा। इंटरनेट का आविष्कार हुआ था 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। लेकिन इंटरनेट का जो विचार है 1969 में अर्पानेट की अवधारणा से तैयार किया गया। कब? 1969 में। ठीक है, अर्पानेट का फुल फॉर्म बता सकते हैं आप? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फिर से बोल देता हूँ एक बार, ध्यान रखिएगा। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है। अच्छा, इंटरनेट के जन्मदाता किन्हें माना जाता है? इंटरनेट के जन्मदाता माना जाता है विंड सर्फ। किन्हें? विंड सर्फ को। ठीक है, चलिए तो अब www का खोज किसने किया था ये भी बता दीजिए। टिम बर्नर्स ली ने। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा, ईमेल का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? रे टॉमलिसन। इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? ओ वर्ग के रक्तदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। ठीक है, तो अब एक लिस्ट है जिसे मैं अभी पढ़ूंगा कि मतलब कौन सा रक्त किन्हें दे सकता है और किन से ले सकता है, तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसका मैं इमेज हो सकता है इस पर लगा दूँ, इसका इमेज मैं इस पर लगा दूंगा। ठीक है, स्क्रीन पे इसका इमेज लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किससे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो गन्ना जो है वो तने की कटाई से ही पुनः उग जाता है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए, जब एड्स पे आ गए तो थोड़ा एड्स के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस रोग के विषाणु का नाम क्या है? एड्स जो होता है उसके विषाणु का नाम है HIV। तो HIV का फुल फॉर्म मुझे लगता है आपको नहीं पता होगा, तो मुझे बता देना चाहिए। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो यह रोग जो है एकल स्टैंडर्ड RNA वायरस के कारण होता है। ठीक है, इस रोग की सर्वाधिक प्रचलित दवाई का नाम बता सकते हैं आप? एजिडोथाइमिडीन। एजिडोथाइमिडीन, ऐसे ऐसे शॉर्टकट में AZTV बोला जाता है, एजिडोथाइमिडीन। ठीक है, आगे हम बता देते हैं आपको इस रोग से क्या होता है। इस रोग से जो ग्रसित रोगी होते हैं उनकी प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। प्रतिरोधक क्षमता का मतलब समझे? जो रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, जो अपनी WBC होती है, जो रोग से लड़ती है, वो समाप्त हो जाता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? इलिसा टेस्ट उसे बोलते हैं। कौन सा? इलिसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है बताइए? दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84, संतरे किसके प्रबल स्रोत है? तो संतरे किसके प्रबल स्रोत है? पता ही होगा, संतरे विटामिन का प्रबल स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 85 है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है? मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है पूछ रहा है। तो आपको पता ही होगा, डेंगू बुखार मच्छर से, मलेरिया भी मच्छर से, फाइलेरियासिस भी मच्छर से, लेकिन घेंघा जो है आयोडीन की कमी से होता है, तो ये मच्छर से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 86, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? पालक के पत्ते जो है वो आयरन के प्रबल स्रोत है। ठीक है, और एक और पॉइंट बता देता हूँ कि सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक आयरन पाया जाता है मेथी में। मेथी सुनेंगे, जो खाना में यानी सब्जी में डाला जाता है, उसी में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 87, दंत क्षय का कारण है? तो दंत क्षय का कारण है बैक्टीरिया जनित संक्रमण।
ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन टिटनेस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो टिटनेस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है। और टिटनेस किस जीवाणु के कारण होता है? तो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी के नामक जीवाणु के कारण टिटनेस रोग होता है। इसमें इसका लक्षण क्या है पता है आपको? तेज बुखार हो जाएगी, शरीर में ऐंठन सा होगा और जबड़ा का बंद होना होगा, मतलब जबड़ा जो अपनी मुंह जो है वो ज़्यादा खुलेगी नहीं। यही इसका मुख्य कारण यानी मुख्य लक्षण है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में बात करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध क्या थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने ही सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। और ये कहाँ के थे बताइए? ये जर्मन स्विस के थे। कहाँ? जर्मन स्विस भौतिक शास्त्री, वो गणितज्ञ भी थे ये। 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1921 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ठीक है। तो अच्छा चलिए, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। और चलिए, मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ जान के, मैं जानना चाहता हूँ आपको पता है कि नहीं। ठीक है, मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था बताइए? मार्कोनी ने किया था रेडियो टेलीस्कोप का आविष्कार। और गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था? मैंने गलत बता दिया, गैलीलियो ने किया था थर्मोस्कोप का आविष्कार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, भाप के इंजन का आविष्कार किया था। तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। किसने? जेम्स वाट ने। अब बात कर लेते हैं, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो गैस इंजन का आविष्कार किया था डैमलर। तो रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? हैरिसन और कैटलिन ने। लिफ्ट का आविष्कार एफ.जी. ओटिस। किसने? एफ.जी. ओटिस ने। और थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? डिवार। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार डिवार ने। पैराशूट का आविष्कार ए.जी. गार्जियन ने। ए.जी. गार्जियन ने। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? डायनेमो का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने। ठीक है। साथ ही एक क्वेश्चन और पूछ लें कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था बताइए? तो डीजल इंजन का आविष्कार किया था रुडोल्फ डीजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या है? तो PSLV का अर्थ है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। तो और GSLV का पूर्ण रूप क्या है बताइए? जियो सिंक्रोनियस और लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनियस लॉन्च व्हीकल। प्रथम बार PSLV द्वारा 1993 में, कब? 1993 में सफल परीक्षण किया गया था। 1993 में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रकाश के वेग की जगह अगर पूछ देता ध्वनि का वेग, तो ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा गैस मुख्यतः ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ये पूछ रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मुख्यतः जिम्मेदार है इसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। वैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी गैस जिम्मेदार है मैं बताऊं? CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, CH4 मीथेन, N2O, O3, CFC, SF6, ये सभी जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, इनमें से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? किसमें होता है? सौर लालटेन में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्न यंत्र में से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं बताइए? तो विद्युत धारा का मापन हम करते हैं एमीटर से। किससे? एमीटर से। और विभवांतर का मापन किसे करते हैं? तो वोल्ट मीटर से। चलिए, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। एनीमोमीटर से क्या करते हैं? तो एनीमोमीटर से हवा की गति का मापन करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। डायनेमो वह यंत्र है जो परिवर्तित करता है, क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ठीक। अच्छा, ये बात कर लेते हैं कि जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो विद्युत सेल, जिसे विद्युत बैटरी भी हम लोग बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 98 जो है, गैल्वेनीकृत
लौह चादरों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा? तो पृथ्वी पर उपलब्ध जो है सबसे कठोरतम पदार्थ पूछ रहा है, तो वो है हीरा। ठीक है, वो है कौन? हीरा है। ठीक। अब बात करते हैं सबसे प्रबल उपचायक तत्व फ्लोरीन को बोला जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा इसलिए मैं बोल दिया। सबसे प्रबल उपचायक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। चलिए लास्ट इस सेट का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है उसे अच्छे से देख लीजिए, और जितने भी क्वेश्चन मैं बीच बीच में पूछा हूँ उसका कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वॉशिंग सोडा सामान्य नाम है सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का वॉशिंग सोडा नाम है। ठीक है। और खाने वाला सोडा का क्या नाम है? तो खाने वाले सोडा का सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। बहुत ज़्यादा मेहनत लगने के बाद ये एक वीडियो बन रही है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था कि वीक में 2 सेट आएगी, तो मुझे टाइम मिलते ही मैं वीडियो बना के डाल दिया करूँगा 2 सेट का। अभी तो मैं सबसे पहले कवर करने वाला हूँ, आपको मैंने जैसे बता ही दिया था कि सबसे पहले हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2008 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो हम सबसे पहले कवर करेंगे। इससे मुझे पता लग जाएगा कि क्या क्राइटेरिया और किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है, तो उस तरह से फिर हम आगे सेट का भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।